तो पिछले क्लास में हमने मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे की बात करेंगे, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन सबको पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो देखो, मैक्सवेल इक्वेशन में हमने पढ़ा था डी यू इज इक्वल टू होता है टी डी एस माइनस पी डी वी। ओके, अब इस u को, इंटरनल एनर्जी को हम डिफ्रेंशिएट करें अगर v के रिस्पेक्ट में, t को कांस्टेंट मान के, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट t विल बी इक्वल टू, t हमारा कांस्टेंट है एज इट इज लिख देंगे, इंटू डी एस अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट t माइनस p। अब v को हम v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस वजह से उसको नहीं लिख रहे हैं। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल इक्वेशन को पढ़ते टाइम ये जो डी एस अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। मैं आपको दिखा देता हूँ। डी एस अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये है डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। तो इसकी जगह पे हम इसे लिख देंगे तो देखो हमें क्या मिलता है। डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू टी इंटू डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट v माइनस p। और यही हमारा फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसे हम कहते हैं फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहां पे हम प्रेशर को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसकी भी यूनिट प्रेशर की ही होगी। कैसे? देखो, कभी भी सेम यूनिट की दो चीजों को आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि 2 किलोग्राम में 3 किलोग्राम को ऐड करना है तो हमें 5 किलोग्राम मिलेगा। हम कभी भी 2 किलोग्राम में 3 लीटर को ऐड नहीं कर सकते, या 2 किलोग्राम में 4 सेंटीमीटर को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी भी दो चीज़ों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम प्रेशर को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी भी यूनिट प्रेशर की ही होगी, और इसका मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसकी भी यूनिट प्रेशर की ही होगी। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो हमें रिलेशन मिल रहा है इस फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में, ये P, V और T के बीच का मिल रहा है। देखो आप, P, V और T, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें एक जगह लिख देता हूँ पहले। तो ये हमारा फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, और ये हमारा आइडियल गैस हो या रियल गैस हो, दोनों पे एप्लीकेबल है। अब देखते हैं हमारा सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है। तो देखो, मैक्सवेल इक्वेशंस में हमने पढ़ा था कि डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, ठीक है। ये हमारा एंथैल्पी है। अब इस एंथैल्पी को अगर हम पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और टी को कांस्टेंट मान के, तो देखो हमें क्या मिलेगा। डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी विल बी इक्वल टू, टी को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, फिर डी एस अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस v। अब अगेन यहाँ पे p को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब देखो, हमने मैक्सवेल इक्वेशंस में ये भी पढ़ा था कि ये जो ds अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट t लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है माइनस डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट p। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ds अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट t, ये माइनस साइन आप अगर इधर ले जाओगे तो माइनस डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी अगर वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस टी डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस वी, और इसी को हम कहते हैं सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये हमारा सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, और ये भी हमारा आइडियल और रियल दोनों पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे भी हमें P, V और T के ही रिस्पेक्ट में रिलेशनशिप मिलता है, और पिछले वाले केस की तरह यहाँ भी चूंकि ये V को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये वाली जो हमारी क्वांटिटी है इसका जो यूनिट होगा वो भी वॉल्यूम का ही होगा। एंड सिमिलरली ये जो क्वांटिटी लिखी है डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी, इसकी भी यूनिट वॉल्यूम की ही होगी। तो ये है हमारा सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये भी मैंने बताया एप्लीकेबल है दोनों पे, आइडियल हो चाहे रियल गैस हो। अब देखो, ये जो लिखा हुआ है डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी, इसको कभी भी आप सी वी से मत कंफ्यूज कर लेना, और न ही इसको आप सी पी से कंफ्यूज करना। सी वी इज इक्वल टू, यानी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये होता है हमारा डी यू अपॉन डी टी
एट कांस्टेंट v, ठीक है, ये अलग चीज़ है। और Cp हमारा होता है dH अपॉन dt एट कांस्टेंट v, ये अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे du अपॉन dv एट कांस्टेंट t है, यहाँ पे du अपॉन dt एट कांस्टेंट, सिमिलरली यहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अच्छा, ये सब तो हुई ज्ञान की बात। अब देखते हैं हमारे काम की बात क्या है, क्योंकि एग्जाम में हम बैठ के डेरिवेशन नहीं करने लग जाएंगे। तो हमें देखना है कि इनको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है। अभी देखो, du इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। तो ये याद रखो आप, मैंने आपको बताया था कि u इज अ फंक्शन ऑफ t एंड v एंड h इज अ फंक्शन ऑफ t एंड p, ठीक है। तो देखो आप, इस u को हमें इस v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और t को कांस्टेंट मान के। तो हमने लिख दिया du अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट t। सिमिलरली इस h को हमें इस p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इस t को कांस्टेंट मान के, तो हमने लिख दिया dh अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट t। अब एक चीज़ याद रखो, जिसको हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं उसी को हम यहाँ पे पहले लिख देंगे बराबर के दूसरे वाले साइड। सिमिलरली यहाँ पे t लिखा हुआ है तो बराबर के यहाँ पे हम पहले t लिख देंगे। अब आप बस इतना याद रखो कि जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसकी यूनिट प्रेशर की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम P लिख देंगे, ओके। और जो सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसकी यूनिट वॉल्यूम की है, तो यहाँ पे हम V लिख देंगे। अब चूंकि du इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी होता है, तो देखो आप यहाँ पे माइनस P लिखा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे हम माइनस P लिख देंगे, ओके। और यहाँ पे टी डी एस प्लस वी डी पी है, तो यहाँ पे देखो प्लस V लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम प्लस V लिखेंगे। अब दोनों में से एक टर्म हमारा नेगेटिव होगा, यहाँ पे ये माइनस है तो ये वाला टर्म नेगेटिव हो गया ऑलरेडी, और यहाँ पे ये वाला प्लस है तो ये वाला टर्म हमारा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लिख देंगे। अब अंदर वाले के लिए देखो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे P लिखा हुआ है आप यहाँ पे dP लिख दो। अब यहाँ पे V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है T को कांस्टेंट मान के, आप इसी का उल्टा कर दो, आप इस P को T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो V को कांस्टेंट मान के, और सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, तो ये आप रफली याद रखो। तो बस ये था हमारा दोनों थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हम देखते हैं कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। तो देखो, हमें पता है u इज अ फंक्शन ऑफ t एंड v एंड h इज अ फंक्शन ऑफ t एंड p। तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। du इज इक्वल टू, अब इस u को हमें t के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करना है, तो du अपॉन डी टी, v को कांस्टेंट मान के एट कांस्टेंट v इंटू जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, dt है तो इंटू डी टी, प्लस du अपॉन, अब इस v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इस t को कांस्टेंट मान के, तो du अपॉन dv एट कांस्टेंट t इंटू dv। सिमिलरली dh इज इक्वल टू dh अपॉन dt एट कांस्टेंट p इंटू dt प्लस dh अपॉन dp एट कांस्टेंट t इंटू dp। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ। तो ये हमारा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, अभी तक हमने 3 कंसेप्ट पढ़े हैं जिन्हें मैं 3 वेपन्स कहता हूँ। तो हमारे पास पहला वेपन है मैक्सवेल इक्वेशन, यहाँ पे हमें टोटल 12 फार्मूले पढ़े हमने। फिर हमारे पास है इक्वेशन ऑफ स्टेट, जहाँ पे हमने इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी की बात की है। फिर हमारा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे हमने अगेन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी से रिलेटेड फार्मूले पढ़े। तो इन तीनों वेपन्स के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि du अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट t की वैल्यू हमें पता करनी है फॉर एन आइडियल गैस। देखो, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट है, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, du अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट t, मैंने बताया यहाँ पे t है, इसको t यहाँ पे लिख लेना है, इंटू इसकी यूनिट प्रेशर की होती है तो dp अपॉन इसका उल्टा कर देना है dp अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट v माइनस p। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हमें मेन इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है और फिर इस फॉर्मूले में लाके पुट कर देना है। तो देखो, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। आइडियल गैस के लिए हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, यहाँ से P इज इक्वल टू निकल जाएगा एनआरटी अपॉन वी। हमें निकालना है dp बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v। तो देखो क्या मिलेगा, dp अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट v इज इक्वल टू, देखो ये n और r तो पहले से कांस्टेंट है, अब हमने v को भी कांस्टेंट कह दिया है यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, nr अपॉन v तो आ जाएगा बाहर और t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं।
तो हमें मिल जाएगा डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू टी इंटू एन आर अपॉन वी माइनस पी। तो ये हो गया हमारा एन आर टी अपॉन वी। अब देखो एन आर टी अपॉन वी, देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से अगेन एन आर टी अपॉन वी इज इक्वल टू पी के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को पी लिख सकते हैं। तो देखो डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू पी माइनस पी, डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू 0। कब? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए हमारा डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कि डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा आइडियल गैस के लिए। तो अभी ये एनर्जी के लिए बात कर रहा था, अभी एंथैल्पी के लिए बात कर रहा है। ये फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को पूछ रहा था क्या होगा, और ये सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को पूछ रहा है। तो देखो डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा है माइनस टी इंटू, ये वॉल्यूम की यूनिट थी इसमें, अब इसको उल्टा कर देंगे डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस, यहाँ पे प्लस था, प्लस वी, ठीक है। अब इसमें हमें मेन इसकी वैल्यू निकालनी है कि डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या होगा। तो अगेन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी, तो पहले वी लिख लेते हैं, वी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। अब देखो पी को कांस्टेंट माना है, एन आर पहले से कांस्टेंट है, तो इतनी वैल्यू हो गई कांस्टेंट, ठीक है। अब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है वी को, तो डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी हमें मिल जाएगा एन आर अपॉन पी, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस टी एन आर अपॉन पी प्लस वी। अब देखो ये लिखा है माइनस एन आर टी अपॉन वी। अब यहाँ से देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी है, आप इस फॉर्मूले से देख लो। यहाँ से जब आप v निकालोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। इस चीज़, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब ये माइनस v लिखा हुआ है। तो डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस वी प्लस वी। सो डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू 0। आइडियल गैस के लिए चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टी हमेशा 0 होगा। तो इस तरह से कुछ और चीज़ें हैं जो निकालनी है, मैं आपको सम अप करके एक जगह पे लिख देता हूँ, वो आप याद रखना, और आप चाहो तो ये सब कैलकुलेट करके खुद से देख सकते हो, ओके। तो देखो आइडियल गैस में डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, बाई कीपिंग टी कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी नेवर चेंजेस बाई वेरिंग पी एंड वी इन केस ऑफ आइडियल गैस, ओके। तो ये आप याद रखो, काफ़ी जगह मैं इसका डायरेक्ट यूज़ करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू वॉट फॉर एन मोल्स ऑफ रियल गैस, ठीक है। तो देखो रियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये होता है रियल गैस का फॉर्मूला। अब हमें जो निकालना है वो है डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी। पता है ये हमें फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, तो इसकी वैल्यू होती है, अब अगेन हमें इसमें निकालना है डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। तो उसके लिए पहले हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा पी वी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी माइनस पी एन बी माइनस ए एन क्यूब बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर टी। देखो यहाँ पे हमें डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी निकालना है, तो ये ध्यान रखो कि वी हमारा कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे वी कांस्टेंट रहेगा, पी का डिफ्रेंसिएशन वही डी पी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वी इंटू वी प्लस यहाँ पे सारी वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे पी का डिफरेंस तो प्लस 0 माइनस पी एन बी लिखा हुआ है, तो पी का डिफ्रेंसिएशन होगा डी पी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वी इंटू एन बी माइनस यहाँ पे सभी कांस्टेंट है, अगेन इनका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 0 इज इक्वल टू एन आर टी। अब एन आर टी में एन और आर तो कांस्टेंट है और टी का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। अगर हम इसको कॉमन ले लें
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा v और यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट v इज इक्वल टू एन आर अपॉन v माइनस एन बी। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखो हमें क्या मिलेगा, डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट t इज इक्वल टू t इंटू एन आर अपॉन v माइनस एन बी माइनस p। अब ये हमें मिल गया एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी। अब एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी इस वाले फॉर्मूले से आप देखो, यहाँ से अगर आप निकालोगे एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी तो ये आपको मिल जाएगा p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी जगह पे। तो हमें मिल गया डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट t इज इक्वल टू p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, फिर ये माइनस p। अभी p से ये p कैंसिल आउट हो गया और हमें मिला डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट t इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। याद करने का आसान तरीका देखो, क्योंकि ये आपको एग्जाम में निकालना नहीं है। देखो, आइडियल गैस में प्रेशर हमेशा P लेके ही चलते हैं, पर रियल गैस में प्रेशर P से ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस का आपस में इंटरेक्शन भी होता है उसमें। तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और ये जो प्रेशर का इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे आइडियल गैस के कंपेरिजन में, यही आपकी वैल्यू होती है डी यू अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी की। यानी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस, ये आपका जो इंक्रीज इन प्रेशर होता है इन कंपैरिजन टू आइडियल गैस, उसके इक्वल होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी पता करना है, और ये गैस का इक्वेशन दिया हुआ है P इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी। ये आपके 2016 में नेट के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो क्या कैसे निकालेंगे, हमें इसका फॉर्मूला पता है, जैसे हम पीछे निकालते हुए आए हैं। डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस टी डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस प्लस पी। ओके, अब यहाँ पे हमें डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी निकालना है। तो ये रहा हमारा गैस का इक्वेशन। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पी वी माइनस पी एन बी इज इक्वल टू आर टी। अब हमें वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना है, प्रेशर को कांस्टेंट मानना है। तो P को एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट P माइनस पी एन बी, ये सब के सब कांस्टेंट है, इनका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, तो मतलब इक्वल टू R। अगेन T को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें मिल गया डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट P इज इक्वल टू R अपॉन P। देखो, अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस टी इंटू आर अपॉन पी प्लस वी। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखो, P इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें क्या मिला है, आर टी अपॉन पी। तो V माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी मिलेगा यहाँ से हमें, इस फॉर्मूले से हमें ये मिल जाएगा। अब इस चीज़ को हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो इस आर टी अपॉन पी की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस वी माइनस एन बी। तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस वी माइनस एन बी प्लस वी डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी हमें मिल जाएगा माइनस वी प्लस एन बी प्लस वी, ये वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी एच अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू एन बी। अगर 1 मोल के लिए बोले तो सीधा बी। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी प्लस एफ डी एल दिया हुआ है, और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, और पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन सही है। तो देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, तो जो हमारा G है ये डिपेंड कर रहा है P पे, T पे और L पे, इसी के रिस्पेक्ट में ये वेरी कर रहा है। ठीक है, मीन्स G इज अ फंक्शन ऑफ P, T एंड L। तो अगर ऐसा है तो इसका TD इक्वेशन मतलब टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, dg इज इक्वल टू डी जी अपॉन डी पी
एट कांस्टेंट टी एंड एल इंटू डी पी प्लस डी जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट पी एंड एल इंटू डी टी प्लस डी जी अपॉन डी एल एट कांस्टेंट टी एंड पी इंटू डी एल। देखो इस वाले फॉर्मूले से हम डी जी अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टी एंड एल निकाल सकते हैं। हमें बेसिकली इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और देखना है कि इनमें कंपेयर करके देखना है कि क्या आता है रिलेशन। तो डी जी अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टी एंड एल, देखो टेम्परेचर और ये एल जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये दोनों कांस्टेंट है तो इनका डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा। तो डी एल डी टी ये दोनों टर्म हो गए जीरो, बचा वी इंटू डी पी। अब अगेन डी पी के रिस्पेक्ट में, मतलब पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे डी पी कट के वन हो जाएगा, तो हमें मिलेगा डी जी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी एंड एल इज इक्वल टू वी। सिमिलरली डी जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी एंड एल, अब इस केस में ये पी और ये एल वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो ये वन हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एस मिलेगा हमें। और लास्ट वाला जो लिखा है डी जी अपॉन डी एल एट कॉन्स्टेंट टी एंड पी, अब यहाँ पे ये टी और ये पी जीरो हो जाएगा तो हमें एफ मिलेगा। अब आप ऑप्शंस को देखो, यहाँ पे पी और टी कांस्टेंट है, यहाँ पे पी और एल कांस्टेंट है, मतलब पी दोनों में कॉमन है, पी दोनों में कॉमनली कांस्टेंट है। इस वाले ऑप्शन में भी पी दोनों में कॉमनली कांस्टेंट है, इस वाले ऑप्शन में भी पी दोनों में कॉमनली कांस्टेंट है, इस वाले में पी कॉमनली कांस्टेंट नहीं है, इसमें टी कॉमनली कांस्टेंट है। देखो तो आप कैसे भी लेके चल सकते हो, लेकिन चूंकि तीन ऑप्शन में पी कांस्टेंट दिया हुआ है दोनों में, तो इसलिए हम पहले पी को लेके चलते हैं, वहां से ये पता चल जाएगा कि रिलेशन क्या है। अगर कोई रिलेशन होगा इनके बीच में तो आ जाएगा, नहीं होगा तो आपका ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं कैसे निकालना है। तो देखो अब अगर पी हमारा कांस्टेंट है, मतलब ये जो अभी तक जी हमारा पी टी और एल का फंक्शन था जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसमें p हमारा कांस्टेंट ही हो गया तो मतलब g हमारा फंक्शन होगा t और l का। देखो तो g इज अ फंक्शन ऑफ t एंड l एज्यूमिंग दैट p इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखो अगर ऐसा है तो इस पर हम ERR अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ERR अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो डी जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट एल, और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एल के रिस्पेक्ट में टी को कांस्टेंट मान के, ठीक है, और वही उल्टा पुल्टा वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, तो डी जी अपॉन डी एल एट कॉन्स्टेंट टी, और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में एल को कांस्टेंट मान के, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो यहीं से इसका रिलेशन भी आ जाएगा। तो देखो डी जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट एल, इसकी वैल्यू क्या है, डी जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट एल। अब देखो p कांस्टेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है और हम यहाँ पे p कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। अब आप चाहो तो यहाँ पे आप p ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो। तो डी जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट एल, ये इसकी वैल्यू दिया हुआ है माइनस एस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस डेल एस अपॉन डेल एल एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, अब अगेन आप यहाँ पे भी p लिख सकते हो, क्योंकि p को हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, इज इक्वल टू, अब डी जी अपॉन डी एल एट कॉन्स्टेंट t, इसकी वैल्यू क्या है, डी जी अपॉन डी एल एट कॉन्स्टेंट t एंड p, इसकी वैल्यू है f। तो यहाँ पे हमें मिल गया डेल एफ अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट l एंड p। अब देखो आप ये जो रिलेशन आया है ये क्या किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहला ही हमारा ऑप्शन है डेल एस अपॉन डेल एल एट कॉन्स्टेंट p एंड t इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p एंड l। तो आपको जो रिलेशन मिल गया ये पहला ही ऑप्शन से मिल गया और ये पहला ही ऑप्शन सही है। इन केस अगर ये पहला ऑप्शन सही नहीं होता तो अब चूंकि p कांस्टेंट है तो s और f के बीच में रिलेशन आया था, तो यहीं से आप देख लेते कि पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है। अगर तीनों सही नहीं होते तो सीधी सी बात है चौथा सही था। आप क्रॉस चेक करने के लिए t को कांस्टेंट मान के सेम यही चीज़ अप्लाई करते, यहाँ पे g को आप फंक्शन कहते p और l का, ठीक है, फिर आप ERR अप्लाई करते तो जो रिलेशन निकलता वो यही निकलता अगर ये ऑप्शन सही होता तो। ये कंसेप्ट था जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट में मैं बताना भूल गया था।
इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो, इफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड एक्स इज अगेन अ फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड। देखो, जेड तो एक्स और वाई का फंक्शन है ही, एक्स भी वाई और जेड का फंक्शन है, मतलब ये सब आपस में डिपेंड कर रहे हैं। जेड की वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रही है, एक्स की वैल्यू जेड पे डिपेंड कर रही है। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इनके आपको दो केस याद करने हैं। पहला केस ये है कि अगर हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और वाई को कांस्टेंट माने तो ये रिलेशन निकल के आता है। ये आप ऐसे भी देख सकते हो कि वाई अगर कांस्टेंट है तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड, एक्स से एक्स कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, इसकी वैल्यू वैसे भी 1 आनी ही है। ठीक है, वाई कांस्टेंट है तो वाई यहाँ पे लिखा गया। दूसरा केस है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई विथ कांस्टेंट जेड। इसमें हमने जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, वाई को कांस्टेंट माना था, और दूसरे केस में हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जेड को कांस्टेंट मानेंगे तो ये रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन नहीं बताया। आप कहोगे तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो। अब देखो, ये जो दूसरा वाला केस है ना, इसे हम कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट रूल, और इसे ही हम साइक्लिक रूल भी कहते हैं। याद करने का तरीका देखो, इसका तो मैंने आपको बता दिया। वाई कांस्टेंट है, एक बार जेड को डिफरेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स को डिफरेंशिएट करना जेड के रिस्पेक्ट में, वैल्यू 1 आ जाएगी वैसे भी कट पिट के। दूसरा वाला केस आप ऐसे देखो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, बस आप ये याद रखो। मतलब एक्स वाई जेड एक बार वर्टिकल एक बार हॉरिजॉन्टल। एक्स वाई जेड का मतलब एक बार डेल एक्स होगा, फिर डेल वाई होगा, फिर डेल जेड होगा ऊपर में लिखा हुआ। नीचे का मतलब ये x है तो इसके नीचे y है और z कांस्टेंट है। ठीक है, x है उसके नीचे y है और ये z कांस्टेंट है। आप एक बार ये लिख लिए ना तो फिर आपको ये अपने आप, बस ये ध्यान रखना कि वैल्यू -1 आती है, 1 नहीं है। अब यहाँ पे y से स्टार्ट हो रहा है तो y के बाद z आएगा, z के बाद x आएगा। कांस्टेंट z है तो इसके बाद कांस्टेंट x आएगा और इसके बाद कांस्टेंट y आएगा। ठीक है, तो ये बस याद करने के तरीके हैं, आपके ऊपर, आप चाहे जैसे याद करो इनको। तो देखो, आप मुझे इस पर एक क्वेश्चन मिला हुआ है, ये गेट 2004 में पूछा गया था। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, इसकी वैल्यू में कैलकुलेट करनी है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप ये वाला फॉर्मूला देख के इसकी वैल्यू डायरेक्ट -1 मत टिक कर देना, ये सही ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ। तो देखो इसमें कैसे निकालेंगे हम। आइडियल गैस के लिए हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, पर यहाँ पे 1 मोल लिख दिया है तो PV इज इक्वल टू RT लेके चलेंगे। ठीक है, N की वैल्यू 1 हो गई, PV इज इक्वल टू RT। अब जो ये बोल रहा है वो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V क्या होगा? ये P के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है V को कांस्टेंट मान के T को। तो यहाँ से देखो PV इज इक्वल टू RT है तो यहाँ से हमें P इज इक्वल टू मिल जाएगा RT अपॉन V। ठीक है, तो यहाँ से डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V हमें मिल जाएगा R/V। T की वैल्यू 1 हो जाएगी जैसा मैंने पहले किया हुआ है। अब दूसरा क्या है, डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? तो अब अगेन V इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा V इज इक्वल टू RT अपॉन P। V इज इक्वल टू RT अपॉन P आ गया, P कांस्टेंट है, T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें मिलेगा R/P। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हमारा है डेल V अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T, डेल V अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T। देखो, तो ये हमारा V है, P के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है T को कांस्टेंट मान के। तो R और T तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन P का डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन P स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमें तीनों की वैल्यू मिली है, अब हमें इसे इसमें पुट कर देना है। तो क्या मिलेगा हमें? R अपॉन V मल्टीप्लाई विथ R अपॉन P मल्टीप्लाई विथ -RT अपॉन P स्क्वायर। ये जो R अपॉन V लिखा हुआ है इसको हम इस वाले इक्वेशन से लिख सकते हैं। R अपॉन V इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन T। देखो PV इज इक्वल टू RT है तो R अपॉन V इज इक्वल टू P अपॉन T यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे P अपॉन T मल्टीप्लाई विथ R अपॉन P। अब अगेन ये जो -RT अपॉन P स्क्वायर है, आप देखो V इज इक्वल टू RT अपॉन P है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें V अपॉन P लिखना चाहें तो ये हमें मिलेगा RT अपॉन P स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया है, दोनों तरफ हमने P से डिवाइड कर दिया हुआ है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इंटू -V अपॉन P। अब ये P से P कट गया
और हमें मिल गया -RV/PT। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूला से अगेन आप देखो, हम लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू R/P। ठीक है, तो ये जो V/T लिखा हुआ है यहाँ पे हम R/P लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -R²/P²। ठीक है, तो इसका हमने तीनों का मल्टीप्लाई किया और कुछ वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट की तो हमें इसका वैल्यू मिल गया -R²/P², जो कि आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था आपका मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक के बेसिक इंट्रोडक्शन और फर्स्ट लॉ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।